हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने धारा घनत्व के बारे में पढ़ा था। तो अब इसमें जो डिफरेंस है वो देख लेते हैं। धारा और धारा घनत्व में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, देखिए धारा धारा को आई से रिप्रेजेंट करते हैं और धारा घनत्व को रिप्रेजेंट करते हैं जे सदिश से। ठीक है, अब देखिए धारा कैसी राशि है? अदिश राशि है। धारा एक अदिश राशि है। मैंने आपको बताया था कि धारा है कि सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती है। सदिश योग के नियम के पालन के लिए यह आवश्यक है कि उनके मध्य क्या होना चाहिए? एंगल बनना चाहिए, कोई कोण बनना चाहिए। परंतु दो धाराओं के मध्य किसी भी प्रकार का कोई कोण नहीं बनता है, कोई एंगल नहीं बनता है। इस कारण वो सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है, इस कारण धारा एक अदिश राशि है। राइट, इसमें देखिए धारा घनत्व एक सदिश राशि है। धारा घनत्व एक सदिश राशि है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस देखिए, इसे जे धारा घनत्व को जे सदिश से व्यक्त करते हैं। ठीक है, जे सदिश। अब देखिए दूसरा, देखिए असमान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है। असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में विद्युत धारा का मान क्या रहता है? एक समान रहता है, यानी विद्युत धारा का मान कोई चेंज नहीं होता है। जैसे एग्जांपल बात करते हैं कि कोई आकृति आपकी वर्ग है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा? अगर भुजा ए है तो एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर होगा। यदि आयताकार है तो कितना होगा? आयताकार। ठीक है, ए इंटू बी, तो इसका एरिया कितना होगा? ए इंटू बी होगा भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगला लेते हैं वृत्ताकार है, ये आयत हो गया आपका। ठीक है, आयत है, ये आपका वृत्त है, वृत्त। तो इसका एरिया कितना होगा? अगर त्रिज्या कैपिटल आर है तो पाई आर स्क्वायर होगा। अगर कोई आकृति बेलनाकार है तो बेलनाकार है तो कितनी होगी इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इन सभी आकृति सभी का क्षेत्रफल क्या है? अलग अलग है। इसका क्षेत्रफल अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है, इसका क्षेत्रफल अलग है। तो असमान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले चालक में विद्युत धारा का मान एक समान रहता है। अर्थात क्षेत्रफल कुछ भी हो उसमें धारा का मान एक समान रहेगा। परंतु धारा घनत्व में धारा घनत्व का मान अलग अलग होगा। ठीक है, क्योंकि धारा घनत्व J इक्वल टू कितना होता है? I बाई ए होता है। अब देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एरिया पर डिपेंड है ये, तो जिसका एरिया जैसा होगा। राइट, अब वर्ग के लिए बात करें तो इसका एरिया कितना है? ए स्क्वायर है। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है? ए इंटू बी होता है। इसका एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। इसका पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो जिसका एरिया जैसा होगा, मतलब भिन्न भिन्न एरिया वाली चालक वस्तुओं के लिए धारा घनत्व का मान भी भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, भिन्न भिन्न असमान अनुप्रस्थ काट वाले चालक के लिए धारा घनत्व का मान भी क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। ठीक है, ये दो बेसिक डिफरेंस है इसमें। राइट भाई, तो इसके बाद अपना जो अगला टॉपिक है वो है नेक्स्ट टॉपिक है धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह। धात्विक चालकों में वैद्युत आवेश का प्रवाह।
देखो यहाँ पर इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि धातुओं के लिए, क्योंकि धातुओं क्या होती है, विद्युत की सुचालक होती है, विद्युत की सुचालक होती है, सुचालक होती है। ठीक है भाई। अब विद्युत की सुचालक है, तो अब जो इसके अंदर जो धातु है ये क्या होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। धातु क्या होता है, प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे बात आ रही है परमाणुओं से। अब परमाणुओं में क्या क्या चीज होती है, दो तरह के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक होते हैं आपके पास संबंध इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरे होते हैं आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। अब प्रत्येक पदार्थ परमाणु से मिलकर बनाता है। अब इनमें जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरह से स्थित होते हैं, उसके लिए हम चलते हैं पहले। तो इलेक्ट्रॉन्स, अब इन परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या होते हैं, नाभिक के बाहर चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। अब तो पहला बात करते हैं संबंध इलेक्ट्रॉन्स, जिनको बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, नाभिक से क्या होते हैं, बहुत अधिक पास वाली कक्षाओं में स्थित होते हैं। जैसे मान लेते हैं ये आपकी नाभिक है। ठीक है। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पहली कक्षा है या दूसरी कक्षा है, तो उसमें निश्चित कक्षाओं में क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो इन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। ठीक है। इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, प्रबल होता है। तो जैसे पहली कक्षा की बात करें, पहली कक्षा N K है, ये L है, ये M है। ठीक है भाई। इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर है, ये इलेक्ट्रॉन्स है इस पर, राइट। तो इन इलेक्ट्रॉनों पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होता है, बहुत प्रबल होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या, कौन से इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, संबंध इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, राइट भाई। और ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षा को, अपनी जो ऑर्बिट है उस कक्षा को छोड़ नहीं सकते। दूसरा आता है आपके पास मुक्त इलेक्ट्रॉन्स या संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, अब मानते हैं जैसे 5वीं 6वीं या 7वीं जो ऑर्बिट होती है उनमें नाभिक का आकर्षण बल क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है। क्योंकि उनकी क्या होती है, दूरी अधिक हो जाती है। क्योंकि नाभिक से क्या होता है, जैसे दूरी बढ़ती रहती है, वैसे वैसे नाभिक का इन इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण बल क्या हो जाता है, दुर्बल होने लगता है। तो जो भारी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इन संयोजी इलेक्ट्रॉनों को ही क्या बोलते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं इसमें इसी तरह की, जैसे आपके पास यही नाभिक है। ठीक है। ये पहली कक्षा हो गई, ये दूसरी कक्षा हो गई, तीसरी कक्षा हो गई, ये चौथी कक्षा हो गई। इस तरह से ये K है, ये L है, ये M है, ये N है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है जैसे, ठीक है, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स है इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होगी, नाभिक से दूरी क्या हो गई, बढ़ती जा रही है। तो इन पर नाभिक का आकर्षण बल क्या होगा, कमजोर होगा। तो इन पर नाभिक का आकर्षण नियंत्रण नहीं रहेगा। तो भारी जो कक्षा के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर बाह्यतम कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन क्या बोलेंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स।
और संयोजी इलेक्ट्रॉन्स को ही क्या बोलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है भाई। और किसी भी धात्विक चालक होते हैं उनमें जो विद्युत धारा का जो चालन होता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही होता है। धात्विक चालकों में, धात्विक चालकों में विद्युत का चालन, विद्युत का चालन इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण ही संभव है। ठीक है। इन्हीं मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण क्या होता है? विद्युत का चालन होता है। इसी कारण जो धात्विक चालक है वो सुचालक होती है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि इनमें इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना होता है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात करते हैं, कॉपर, तांबे। उदाहरण के लिए, उदाहरण है तांबे की तांबे के पदार्थ में लगभग इलेक्ट्रॉनों का, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना होता है? D बराबर होता है 8.49 इंटू 10 की पावर 28। ठीक है, 28 ग्राम पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है ना। तो अर्थात कितना होगा? 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब में, 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉन घनत्व लगभग कितने होते हैं? लगभग होते हैं 10 की पावर 29। ठीक है ना। तो यानी किसी भी धातु में, अब जैसे यहाँ तो हमने स्पेशल कॉपर के लिए बात करी, ये किस में? कॉपर में। ठीक है, तांबे में। तो जनरली किसी भी धातु में ये मान के चलते हैं कि 1 मीटर क्यूब आयतन में इलेक्ट्रॉन का घनत्व कितना होता है? लगभग 10 की पावर 29 होता है। राइट। अब जिस धातु में जितने ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वह धातु उतनी ही अधिक, उस धातु की उतनी अधिक चालकता होगी। जिस धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी अधिक होगी वह धातु उतनी अधिक चालकता को दर्शाएगी। और सबसे अधिक जो चालकता होती है किसकी होती है? चांदी की होती है। सबसे अधिक चालकता, कंडक्टिविटी किसकी होती है? चांदी की। भाई सबसे अधिक चालकता चांदी की होती है। ठीक है भाई, चांदी, Ag। राइट भाई। तो जिस धातु में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस धातु की चालकता उतनी अधिक होगी। अच्छा, इसके पश्चात है जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या का घनत्व कम होगा या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम से कम होगी तो वह धातु क्या होगी? कुचालक होगी। ठीक है, कुचालक के एग्जांपल्स है या विद्युत रोधी बोल सकते हैं। जिन धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितनी कम होगी उन धातुओं की वो क्या कहलाएगी? कुचालक कहलाएगी। जैसे एग्जांपल्स है क्वार्टज है। ठीक है, राइट। क्वार्टज है, एबोनाइट इत्यादि। ठीक है, ये आपके विद्युत रोधी है। विद्युत रोधी
अब देखिए नेक्स्ट इसमें अगला टॉपिक है आपका मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित गति। देखो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई चालक है, ये आपका कोई चालक है, धातु हो गई, ठीक है। अब धातु के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारे। और ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके, संयोजी इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनों पर कैसा आवेश होता है, माइनस होता है, क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज होते हैं इस तरह से। और ये कितने होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मैंने आपको बताया था लगभग लगभग कितने होते हैं, 10 की पावर 29 होते हैं भाई। इनका इलेक्ट्रॉनों का घनत्व कितना होता है, 1 मीटर क्यूब में। 1 मीटर क्यूब में कितने होते हैं, लगभग 10 की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी 1 मीटर क्यूब आयतन में लगभग 10 की पावर 29 मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और चालक है तो चालकों में जो धारा प्रवाह होगी वो मुक्त इलेक्ट्रॉन्स के कारण होती है। अब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जब तक इन पर बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाता है। अब यहाँ पर क्या है, इस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र क्या है, शून्य है, मतलब किसी तरह का कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है, बाह्य विद्युत क्षेत्र अनुपस्थित है। अनुपस्थित है, अनुपस्थिति, अर्थात इसको किसी तरह से कोई भारी वोल्टेज या बैटरी से नहीं जोड़ा गया है, ठीक है, भारी बैटरी से नहीं जोड़ा गया है। तो जो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे गति करेंगे, वो जिगजैग यादृच्छिक गति करेंगे। कैसे करेंगे, यादृच्छिक, यादृच्छिक की गति करेंगे, जिसको बोलते हैं रैंडम मोशन, रैंडम मोशन, ठीक है भाई, यादृच्छिक गति करेंगे। और जो इन इलेक्ट्रॉनों की गति होगी वो कैसी होगी, टेढ़ी मेढ़ी होगी, कोई एक निश्चित पथ नहीं होगा इनका। तो इनकी जो आकृति होगी वो कैसी होगी, इलेक्ट्रॉनों की गति की आकृति कैसी होगी, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी, जिसको क्या बोलते हैं, जिगजैग, जिगजैग। जब तक इन पर कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया जाता है, नहीं लगाया जाता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी वो यादृच्छिक गति होगी। और उनकी गति किस प्रकार से होगी, जिगजैग। वो किस प्रकार से होगी वो देखिए कि जैसे मान लेते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स आपके इस तरह से गति करें, यहाँ पे गए, ठीक है भाई, यहाँ से यहाँ पे आए, फिर यहाँ से यहाँ पे आए, ठीक है, इसके बाद यहाँ से यहाँ पे आए, यहाँ आए, यूँ आए, ठीक है, इस तरह से, इस तरह से, मतलब उनकी क्या है, एक पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं वो, तो उनका जो पथ होगा वो टेढ़ा मेढ़ा होगा, राइट भाई। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब दो जो इलेक्ट्रॉन्स है, दो क्रमागत इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे दो ये इलेक्ट्रॉन्स है, ये पहला इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे आया, यहाँ से यहाँ पे आया तीसरे पे, फिर यहाँ से यहाँ पे चौथे पे आया, यहाँ से पांचवें पे आया, इस तरह से छठे पे आया, सातवें पे आया, ये आठवें पे आया। तो यहाँ देखिए दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दो मतलब इनके बीच में दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो दूरी होगी वो किस तरह से होगी, सरल रेखा में। देखो यहाँ से यहाँ तक भी सरल रेखा में, यहाँ से 2 से 3 के बीच में भी सरल रेखा में ही, ठीक है, 3 से 4 में भी सरल रेखा में ही। तो दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य जो दूरी होगी वो किस तरह से होगी, सरल रेखा में होगी, लेकिन उनके जो पथ होगा वो क्या होगा, अलग अलग
डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ताकि इन पे क्या है, किस तरह का बाह्य विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया गया है। तो इस कारण जो इलेक्ट्रॉनों की आकृति मतलब गति होगी वो कैसी होगी, यादृच्छिक गति होगी। और उनका पथ कैसा होता है, ये पथ है। ठीक है, पथ कैसा होगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, जिसको बोलते हैं यादृच्छिक गति। राइट। अब देखो इसके पश्चात आपका है कि दो क्रमागत इलेक्ट्रॉनों टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन सरल रेखा में गति करते हैं। इसके पश्चात है आपके कमरे के ताप पर इन इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना होता है, यानी रूम टेम्परेचर पर। कमरे के ताप पर कमरे का ताप कितना होता है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। कमरे के ताप पर इन इलेक्ट्रॉनों का वेग लगभग कितना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है भाई, इन इलेक्ट्रॉनों का वेग कितना होता है, 10⁵ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी धातु है, ये आपकी कोई भी धातु है, इसमें n इलेक्ट्रॉन्स है, ये धातु हो गई, और इसके मध्य कितने हैं, n इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और प्रत्येक पहला इलेक्ट्रॉन्स है, ये पहला इलेक्ट्रॉन्स है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन्स है, ये तीसरा, ये चौथा है, पांचवा है, ये छठा है, ऐसे। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स मान लिए, n इलेक्ट्रॉन्स मान लिए। और हर इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग है वो क्या है, अलग अलग है। वो क्या है, मान लेते हैं पहला वेग है वो आपका u1 है। ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स का वेग u2 है, तीसरे का कितना है, u3 है, ऐसे चौथे इलेक्ट्रॉन्स का कितना है, u4 है। अब टॉप टू कितना होगा, un हो जाएगा। अब इनका औसत निकालते हैं, सभी का औसत। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इन सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होगा। ठीक है, औसत वेग u एवरेज वो होगा u1 प्लस u2 प्लस u3 u4 अप टू कितना होगा un। कितने इलेक्ट्रॉन्स है, औसत कितने निकालते हैं, औसत कैसे निकालते हैं, जितनी भी संख्या होती है उन सभी का योग करते हैं बटे कुल कितनी संख्या है उसका भाग देते हैं। ये आपका है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग क्या होगा, वो मान के चलते हैं शून्य होता है। कितना होता है, औसत वेग शून्य होता है, क्योंकि ये क्या होता है कि कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई किस डायरेक्शन में जा रहा है, पर्टिकुलर इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती, तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो औसत वेग कितना होता है इनका, औसत वेग u एवरेज वो क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। इनका औसत वेग शून्य माना जाता है। तो ये इसी प्रकार से है कि किसी भी चालक में बाह्य बिना विभवांतर लगाए उसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होती है। ठीक है ना, अर्थात बिना विभवांतर लगाए या बैटरी लगाए बिना विभवांतर लगाए चालकों में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ठीक है, जैसे हम कोई भी लोहे की वस्तु है उसमें अगर करंट नहीं आ रही है तो उसमें मतलब कोई किसी भी चालक धातु है उसको बैटरी या सेल से नहीं लगाते, जोड़ते हैं, तो उसमें क्या होगी, किसी प्रकार की कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। राइट, ये तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है अपवाह वेग।
तो वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपवाह वेग, अपवाह वेग जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। राइट, वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे।